अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिराजुद्दीन और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट इंटू टेस्ट प्रिपरेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोग कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं लास्ट 20 डेज़ में, जब आपके टेस्ट को 20 दिन बाकी होते हैं। तो आप लोग खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और मैंने कैसे खुद को प्रिपेयर किया था जब 2020 में मैं NMD कैट दे रहा था। तो लास्ट 20 डेज़ में मैंने कैसे स्टडी की थी और कैसे खुद को प्रिपेयर किया, अपने आप को कैसे खुद को तेज़ कर सकते हैं आप लोग, और स्टेटमेंट ऑप्शन वगैरह पे आप लोग कैसे जल्दी जल्दी निगाहें डाल के अपने डाउट्स कन्फ्यूजन दूर करके बहुत आसानी से कैसे ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं कि इसमें ये करेक्ट है, क्योंकि टेस्ट आपका करीब है और 20 डेज से कम दिन बाकी हैं। तो आप लोगों को अपनी स्टडी को अच्छी सी बनानी है, अपने आप को भी तेज़ और क्रिएटिव बनाना है और डाउट्स कन्फ्यूजन जो होते हैं वो ख़त्म करने होते हैं। अभी तो आप अपने घर पे MCQ देखते हैं तो आपने जो भी ऑप्शन लगाया आप डाउटफुल होते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट पे जाएंगे तो उधर आपके साथ सिर्फ एक ऑप्शन होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपके साथ एक होना चाहिए। अगर आप उसके मुताबिक आपका आइडिया और सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप चार ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे और वो करेक्ट होना चाहिए। उसमें से कम 160-70 करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह तो बंदा तो मतलब आप अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे तो तब आप जाके उधर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेली मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, टाइम टेबल, कि कैसे खुद को आप तैयार कर सकते हैं और कैसे स्टडी आपकी होनी चाहिए लास्ट 20 डेज में। तो लास्ट 20 डेज में ये होना चाहिए कि सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत जल्दी भी उठने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आप 6-7 बजे से स्टडी स्टार्ट कर ली, 6 बजे, 6:30-7 बजे से स्टार्ट कर ले। जब आप उस टाइम से स्टार्ट कर ले तो 1 बजे तक आपने बायो करनी है। इस टाइम सुबह के टाइम जो होता है बायो बहुत अच्छी से याद होती है, अंडरस्टैंडिंग वाइज रीडिंग करनी होती है। अपने आप को ये न डाले कि ज़बरदस्ती भी स्टडी न करे और ज़बरदस्ती चीज़ें भी याद न करे। दिमाग कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं लेता, तो ज़बरदस्ती चीज़ें भी याद न करे, रट्टा भी न लगाए। रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती चीज़ों को याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और स्टडी में इंटरेस्ट जब आप पैदा करेंगे तो खुद ब खुद ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ज़रूरी जो है वो ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग वाइज रीडिंग आप सीखें। तो अंडरस्टैंडिंग वाइज रीडिंग आप 2-3 दिन में आप क्या सकते हैं, आप लाइन बाय लाइन, अभी अभी तो ईटा आया है KV स्टूडेंट के लिए। तो ईटा ईटा के जो पेपर होते हैं वो हमने तकरीबन 6-7 डिस्कस भी किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि लाइन बाय लाइन आपने जब अपनी बुक को लाइन बाय लाइन सही तरह रीड किया हो तो तब जाके आप अच्छे से कामयाब से हो सकते हैं और 80 में से 78-79 या 80 के 80 MCQs आप करेक्ट कर सकते हैं बायो में। तो सबसे पहले सुबह आप बायो करेंगे, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। एक दिन फर्स्ट ईयर बायो कीजिए, दूसरे दिन सेकेंड ईयर बायो कीजिए, और इसमें आप 1 घंटा 2 घंटा MCQs को भी दे सकते हैं। MCQs ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स उठाए और उसके सॉल्व करें। MCQ बस एक बुक होना चाहिए जो कि आपको क्रिएटिव बनाए थोड़ा, और थोड़ी ट्रिकी MCQs हो ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर करे। और ऐसी MCQ हो कि जो फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको एक 2-3 लाइंस होते हैं लेकिन लास्ट में एक्सेप्ट का वर्ड होता है, या ईच मतलब इस तरह कुछ वर्ड होता है, एक्सेप्ट होता है, या फ्रॉम नॉट आता है, या इस तरह की कुछ वर्ड आता है जो कि पूरी सेंटेंस की मीनिंग चेंज करते हैं। या इस तरह कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि एक ऑप्शन जो होता है वो एक बहुत स्ट्रेंजर होता है। तो आपने वो फाइंड करने होते हैं कि हमने ये कैसे करनी है। तो इस तरह की कुछ MCQs जो कि हमारे ग्रुप्स में PDFs वगैरह बहुत सारे शेयर होते हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग से आपको मिलेगी। बहुत सारे आप सर्च में जाए तो उधर आपको बहुत सारे MCQs और तकरीबन 200 से ज़्यादा PDFs मैंने भी डाली हैं, बायो की भी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, तो आप वो सारे देख सकते हैं। तो उसमें जाके आप लोग बहुत अच्छी सी ट्रिकी MCQs खुद को क्रिएटिव बना सकते हैं, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आपको थोड़ी MCQs की ज़रूरत होती है, नहीं है कि बहुत सारे MCQs बुक जितने भी हैं आप सारे उठाए और उसको देखिए। और ईटा के जो फास्ट पेपर्स हैं उसमें से 2-3 टेस्ट आप सॉल्व करें तो अच्छा होगा। 2019 और 17-18 इस तरह हुआ, 16 हुआ, तो आप वो देख ले, कुछ ना कुछ देख ले कि आप वो कैसे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे चैनल पर भी है, सॉल्व है, तो अगर आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, उसमें बहुत कम टाइम में हमने सॉल्व की है और आइडिया आपको दिया है कि कैसे MCQs आते हैं। दूसरी नंबर पे आप सुबह के टाइम आपको बायो क्यों ज़रूरी है,
क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छी जहन में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग वाइज रीडिंग होती हैं और रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बायो में तो ये है कि इसको फाइंड आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सलवार का जो डायमीटर है तो उसको आप फाइंड नहीं कर सकते किसी फार्मूले से, या कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है कि आप उस वो इस्तेमाल करें और वो आप फाइंड करें सलवार का डायमीटर उससे फाइंड करें, बल्कि सलवार का डायमीटर आपको याद होना चाहिए। सलवार के सेकेंडरी वाल का डायमीटर क्या है, प्राइमरी वाल का डायमीटर क्या है, मिडल लिमिला का क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये याद होने से सुबह के टाइम बहुत अच्छा फ्रेश माइंड होता है, तो सुबह के टाइम आप याद कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे 2 बजे से 6 बजे तक आप फिजिक्स करें। फिजिक्स उस टाइम एक दिन फर्स्ट ईयर करें, दूसरे दिन सेकंड ईयर करें, तो 20 दिन में बहुत आराम से हो जाएगी आपकी रिवीजन बहुत अच्छी सी। 20 दिन से कम भी हो सकती है अगर आप एक दिन में 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे फिजिक्स के आप देते हैं, 4 घंटे आपके साथ फिजिक्स के लिए होते हैं। तो अगर आप फिजिक्स को 4 घंटे दे दें एक दिन में, तो या 5 घंटे दे दें। अगर आपका फिजिक्स वीक हो तो आप उसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, बायो आपका स्ट्रांग हो तो बायो को कम टाइम दे सकते हैं। ये मतलब आपका आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सुबह के टाइम बायो सबसे बहुत अच्छी याद होती है, जहन में बैठ जाती है। मैंने जो आपको कहा कि ज़बरदस्ती स्टडी न करें और ज़बरदस्ती चीज़ों को भी याद न करें, रट्टा भी न लगाए, बहुत आसानी से चीज़ें याद होती है। अंडरस्टैंडिंग वाइज रीडिंग करें तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद होती हैं। फिजिक्स के लिए यहाँ पर मैंने 2-3 PDF कल भी शेयर की थी, आज फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो जब देखेंगे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उधर जाके आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिकी MCQs मिलेंगे फिजिक्स के। तो बहुत सारे MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ना कुछ MCQ इस तरह है जो आप सॉल्व करें और उससे आप क्रिएटिव बन जाएंगे, तेज़ बन जाएंगे और ऑप्शन को जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे। फिर रात को आप केमिस्ट्री करें तो अच्छी बात होगी। केमिस्ट्री बहुत आसान है और बहुत वीक किसी का भी नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री दोनों मेडिकल से रिलेटेड है, आगे जाके भी आपके यही दो सब्जेक्ट्स आपकी काम आती है, तो इसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके फिजिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो केमिस्ट्री बहुत इजी है, उसकी कंसेप्ट है वो आप टेक्स्ट बुक्स सिर्फ याद करें। टेक्स्ट बुक्स में जो चीज़ें हैं कंसेप्ट है तो वो तो आपने याद की होगी, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ा तो आपको याद होगी। अभी आपको सिर्फ थोड़े बहुत रिवीजन की ज़रूरत होती है और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने याद करनी है और उसको बार बार रिवाइज करने होते हैं। तो उसके लिए भी हमारे साथ PDFs मौजूद होते हैं कि किस टॉपिक के कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि MCQ उसके थ्रू बना सकते हैं, ट्रिकी बना सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और उस पर MCQs भी है तो आप वो देख सकते हैं। और इंग्लिश के लिए खुद को आपको कैसे प्रिपेयर करें, तो इंग्लिश बहुत इजी है और इंग्लिश से बहुत लोग स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंग्लिश हमें नहीं आती। बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिजिक्स हुआ, फिजिक्स की 40 MCQs होते हैं, तो 40 में से आपने 40 होते हैं अभी, ईटा में 40 होते हैं, NMD कैट में 56 थे। अभी आपके पास ईटा है तो ईटा तो तकरीबन हाफ ऑफ द MCQs इंग्लिश के बराबर होते हैं, 40 और 20। तो ये 20 MCQs आपने कभी भी स्किप नहीं करने। 20 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है इंग्लिश आपका। तो इंग्लिश को कभी इग्नोर नहीं कीजिए। इंग्लिश में जो चीज़ें गिवन है सिलेबस में उसको अच्छी तरह करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ ना कुछ वीडियोस हमने डाली हैं, बाकी भी डालेंगे इंशाल्लाह टेस्ट से पहले पहले। और हमने उसके पहले और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। और ईटा की कुछ पेपर्स भी हम और NMD कैट के पेपर्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ईटा की 2019 के 20 के। तो आप वो भी देख सकते हैं और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना आसान है इंग्लिश और कितने जल्दी से आप फाइंड कर सकते हैं। 7-8 मिनट में 20 MCQ 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं 7-8 या 10 मिनट्स में। अगर 20 मार्क्स आपको न मिले तो 17-18 तो ज़रूर मिलते हैं। तो इंग्लिश को कभी इग्नोर न कीजिए। और इंग्लिश बहुत इजी है तो इंग्लिश को आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 20 में से 17-18 मार्क्स बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। बाकी और ख़ुद को थोड़ा क्रिएटिव बनाइए। लास्ट डेज चल रहे हैं आपके, तो इसमें ख़ुद को क्रिएटिव बनाइए और डाउट्स कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर होनी चाहिए। क्योंकि आप जब बैठेंगे उधर 200 MCQs आपको देंगे, न्यू MCQs होंगे, तो उधर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आपको उधर ऐसे MCQ उन्होंने बनाई होगी कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे वो कि उसको हम कैसे कंफ्यूज करते हैं। लेकिन जब आप फेस होंगे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपकी स्टडी अगर ज़्यादा न भी हो लेकिन आप कंफ्यूज न हो तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपने भी स्टडी की है, 2 साल स्टडी की है, रिपीटर है 2 साल स्टडी की है और आपने पूरे साल स्टडी की है लेकिन आप अब भी कंफ्यूज हैं,
तो आपको उस स्टडी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उधर उधर तो ऐसे MCQ ज़रूर होंगे, 200 में से बहुत ज़्यादा MCQ इस तरह होंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे वो। और जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप उस 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करते हैं या स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप गलत MCQ लगाएंगे और इससे आपको ये नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल मैं कल एक MCQ शेयर किया था कि विच राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए था 70S, ऑप्शन बी था 80S, ऑप्शन सी था बोथ एंड ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लगाया था कि 80S यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, हालांकि यूकैरियोटिक सेल में आपके साथ क्लोरोप्लास्ट भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों चीज़ें होते हैं और 80S राइबोसोम भी होता है। तो 80 और दोनों राइबोसोम दोनों होते हैं, 80 भी होता है आपके साथ और 70 भी होता है। तो इसमें बहुत ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट वही लगाते हैं जो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है कि यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है, तो वो तो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म में ये होता है और प्रोकैरियोटिक में 70S होता है। तो उधर से आप रट्टा न लगाए, रट्टा लगाने के आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और आप खुद को थोड़ा तेज़ बनाएं, कन्फ्यूजन दूर करें और ऐसे ट्रिकी पॉइंट्स पे थोड़ा सोचें समझें, अभी से खुद को थोड़ा बेहतर बनाएं। स्टडी जो है ना, बुक्स आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को देखिए, बाकी चीज़ें नोट्स वगैरह जो चीज़ें हैं आपकी उसको कम टाइम दे दें और टेक्स्ट बुक को टाइम ज़्यादा दे दें। और उसके साथ साथ आप थोड़ा खुद को तेज़ बनाएं, क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है अगले 20 दिन में। तो उसमें आप थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो डाउट्स के कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए और इस तरह आप खुद को प्रिपेयर करें। तो इस तरह के मैंने आपको बताया, तो फिर आप उधर अच्छे से जाएंगे, हर एक MCQ पे बहादुर होके जाएंगे और आप क्लियर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। तो फिर आपका एक भी MCQ ज़ाया नहीं होगा और आपके सारे MCQs इंशाल्लाह करेक्ट होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे। आप लोग अपने टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें कि आप हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। और बाकी सारे जो चीज़ें टॉपिक्स वगैरह हैं वो हमने डाली भी हैं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको जिसमें कन्फ्यूजन है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और बाकी जो चीज़ जो आपकी कन्फ्यूजन है लास्ट 20 डेज है, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो और आप ईटाक इंडिकेट क्लियर करें और आप एक अच्छा मेडिकल डॉक्टर बने। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।